चलिए सबसे पहले बात बीजेपी की कर लेते हैं। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। बात नारे की हो या फिर जमीनी समीकरण की। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मशहूर बीजेपी 400 पार का सपना पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 400 पार का नारा सफल कैसे होगा। तो आपको इस डाउट पर अगर आपका भी ये डाउट है तो आपके इस डाउट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो बीजेपी की तरफ से अपनाया जा रहा है वो है ब्रांड मोदी, क्योंकि ब्रांड मोदी से बीजेपी कई विधानसभा चुनाव हाल ही में जीत चुकी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है। और दूसरा फॉर्मूला पार्टी की विचारधारा, क्योंकि बीजेपी को मूल मतदाताओं का साथ मिल रहा है और नए मतदाता वर्ग को जोड़ने में भी बीजेपी सफल हुई है। वहीं लाभार्थी वर्ग के साथ की बात करें तो 80 करोड़ जनता को योजनाओं का लाभ मिला, जो जाति से परे पार्टी के लिए मजबूत वोट बैंक है। फॉर्मूला नंबर 4, जो कहा वो किया, यानी कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और कश्मीर से धारा 370 को भी मोदी सरकार ने हटा दिया है। वहीं बात पांचवें फॉर्मूले की करें तो वो है महिला आरक्षण बिल, यानी 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को बीजेपी सरकार ने ही पास करवाया, जिसके बाद में अब महिलाओं का 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी बीजेपी के लिए यही वो हथियार है जिसके बूते अब 400 पार का नारा दिया जा रहा है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है और नया नारा दिया जा रहा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और लक्ष्य रखा है 400 से ज्यादा सीट जीतने का। इसके साथ साथ बीजेपी ने अपने लिए नया स्लोगन भी तैयार कर लिया है और वो स्लोगन होगा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। यानी कि इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी अपने लिए रखकर चल रही है। अयोध्या से चुनावी शंखनाद हो चुका है। पीएम मोदी खुद विजयी उद्घोष कर चुके हैं और अब जो नारा आया है वो विपक्ष को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि 22 जनवरी ही वो तारीख है जब रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और बीजेपी तीसरी बार मोदी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का प्रण लेगी, क्योंकि 14 जनवरी से अयोध्या में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 22 जनवरी को बीजेपी दिवाली मनाने की तैयारी कर रही है। राम भक्तों को फ्री में ट्रेन से रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। अयोध्या के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी मुहिम चलाएगी। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हमने अपने काम के दम पर, जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल के नाते हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह हमें जीतना है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है अपने काम के आधार पर। अपने मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके आधार पर हम लोगों से जनादेश भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए 22 जनवरी के बाद पीएम मोदी की रैली होगी। देश भर में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। सीएम योगी काफी डिमांड में रहने वाले हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी जनसभा करेंगे। क्लस्टर वाइज बीजेपी के नेताओं का दौरा होगा। यानी एक तरफ विपक्षी पार्टियां अब तक सीट शेयरिंग में उलझी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी चुनावी अभियान से चुनावी परिणाम तक की तैयारी कर चुकी है और अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राम के नाम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। कुछ कट्टर मुस्लिम नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमानों को भड़काने में लग गए हैं, जिसमें सबसे आगे खुद को बैरिस्टर बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी ने कहा, हमने अपनी मस्जिद खो दी है, देखिए वहां अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों का क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है। साथ ही कहा कि मस्जिदों को लेकर साजिश हो रही है, अब मुसलमानों को सतर्क रहना होगा। साथ ही ओवैसी ने कई और भड़काऊ बातें कही हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सज गई भगवान की नगरी, प्राण प्रतिष्ठा की उलटी गिनती भी शुरू हो गई। जब 500 सालों के बाद अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे रामलला, तो सोचो नजारा क्या होगा। लेकिन उससे पहले शुरू हो गई है बयानबाजी, भड़काऊ बोल और उठने लगी मस्जिदों की आवाज। क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया। ये है ओवैसी, जो वकालत की पढ़ाई कर चुके हैं, जो खुद को बैरिस्टर समझते हैं, लेकिन ये अब राम राज्य में नफरत का बीज बो रहे हैं, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं अभी भी वक्त है, मस्जिदों को बचा लो, खानदान को बचा लो, नौजवानों मोहल्ले को बचा लो। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नज़ारे पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। इसमें ना कोई शक है और ना ही कोई शंका, क्योंकि जहां प्रभु राम भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उस राम जन्मभूमि पर फैसला किसी राजनीतिक पार्टी, किसी सरकार ने नहीं, बल्कि न्याय के मंदिर ने सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर मामले पर अपना फाइनल फैसला सुनाया था और तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली विशेष बेंच में जस्टिस शरद अरविंद, जस्टिस DY चंद्रचूड़ अब सीजेआई हैं, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। फैसले पर हाल ही में सीजेआई ने कहा, संघर्ष के लंबे इतिहास और विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में एक स्वर में फैसला सुनाने का निर्णय लिया था। यानी ओवैसी जैसे भड़काऊ नेताओं को सीजेआई की टिप्पणी से सीख लेने की जरूरत है। हालांकि दूसरी तरफ ओवैसी के बयान पर अब साधु संतों ने भी करारा हमला किया है और कहा है, जो नौजवानों को भड़काएगा वो कब्र में जाएगा। जवानों को भड़का रहे हैं, भड़काते रहें। वो जवान कुछ ऐसे हैं जो जैसे काल के गाल में जाने के लिए उनको उत्तेजित करेंगे, यहाँ जो आएंगे और किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की कोशिश की है राम मंदिर को, तो उनको श्मशान में जाना पड़ेगा, उनको कब्र में जाना पड़ेगा, वो कोई भी जीवित नहीं बचेंगे। और इसका उदाहरण पहले से है। यहाँ 5 ऐसे आतंकवादी आए थे जो यहीं हमारे जवानों ने उनको ढेर कर दिया और उनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। इसीलिए कोई भी अब राम मंदिर के विषय में यदि विरोध में सोचता है और यहाँ आने का साहस करता है, तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो सीधे कब्रिस्तान में जाएगा। इसलिए ओवैसी जी आप समझ लें, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इनके प्राण निकल रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया, हमने तो जो सोचा नहीं था, हमने तो भय भ्रम का माहौल पैदा करके अपनी सियासत की दुकान चलाई थी। तो इन लोगों को एक बात अब समझना चाहिए, वक्त बदला है, माहौल बदला है और इस तरह के कम्युनल कारीगरों का वक्त जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चाहे ओवैसी हो या फिर बर्क, अब संतों को, राम भक्तों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 500 सालों का इंतजार अब साकार हो रहा है। यहाँ तक कि सीजेआई ने भी साफ कर दिया है कि राम मंदिर पर फैसला सर्वसम्मति से आया है। तो फिर राम के नाम पर विवाद के लिए
कोई जगह नहीं बचती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम मंदिर के न्योते पर सियासी वाद पलटवार जारी है। यूपी के बड़े बड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं और सवाल दागे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, सनातन विरोधी स्वामी मौर्य के ऊपर और राम मंदिर विरोधी अखिलेश यादव पर। दरअसल सीएम योगी ने कहा कुछ लोग पहले अयोध्या जाना नहीं चाहते थे। इसे अखिलेश यादव ने अपने ऊपर लेते हुए कहा कि भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज वही लोग निमंत्रण के इंतजार में हैं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान जिसे बुलाएंगे वो जरूर अयोध्या जाएगा। फिर सीएम योगी ने कहा यही परिवर्तन है और सही परिवर्तन है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा पता नहीं भगवान कब किसे बुलाएं। दरअसल सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए ये निशाना साधा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे अपने ऊपर ले लिया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया था। के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, न मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर माहौल टाइट हो चुका है। अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट नहीं देने का मन बना चुके हैं। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में संयोजक की लड़ाई भी जारी है। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खींचतान हो रही है। तो वहीं बिहार में जेडीयू, आरजेडी और साथ ही कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां पर टीएमसी और कांग्रेस सीटों के गणित को सुलझाने में जुटी है, लेकिन सुलझ नहीं पा रहा। तो वहीं पर दिल्ली में कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई भी जग जाहिर हो चुकी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर पंजाब की भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती है। मतलब साफ है कि सीटों के चक्कर में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आपसी टक्कर शुरू हो चुकी है। इस पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दो 2024 सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा साल है। मोदी से मुकाबले के लिए गठबंधन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और बिहार से यूपी तक चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद अब बात सीट शेयरिंग पर आ चुकी है। तो वहीं रथ तैयार है, घोड़े तैयार हैं, लेकिन सारथी कौन होगा इस पर डाउट है। गठबंधन के संयोजक की बात चल रही है, जिसमें नाम तो कई हैं, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। खबर तो ये भी है कि इंडी गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के नाम पर फाइनल मुहर लगभग तय है। कांग्रेस नीतीश के नाम को आगे बढ़ा चुकी है। इंडी में कुछ को नीतीश से अब भी आपत्ति है। विपक्षी गठबंधन में तो ये लड़ाई संयोजक की है, लेकिन एक और इससे बड़ी लड़ाई सीट शेयरिंग पर छिड़ चुकी है, जिसे सुलझाना कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से नाराज है। पंजाब और दिल्ली में बात नहीं बन रही है। यूपी में सपा सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को दे रही है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव उस सवाल से भी बच रहे हैं जिसमें कांग्रेस को सीट देने की बात हो रही है। सर, कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो दे दें? सर, कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो दे दें? तो दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया है जो कांग्रेस के किसी भी नेता को रास नहीं आएगा। भगवंत मान ने कहा, पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं।
एक थी कांग्रेस। उधर कांग्रेस की तरफ से भी मान के इस मजाक पर तीखा पलटवार किया गया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। यानी एक तरफ जहां इंडिया महागठबंधन के नेता ऑल इज वेल का दावा करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस संयोजक से लेकर सीट शेयरिंग पर सहयोगियों को मनाने में टाइम खोटी करेगी, या फिर मोदी से मुकाबले के लिए अपनी अलग रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि यहाँ तो अपने ही अब बेगाने हो चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ विपक्षी गठबंधन में अब भी कई उलझन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी तेजी से तैयारी में जुटी है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत यात्रा वृहद बन चुकी है, जो चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 40,000 गांव तक विकसित भारत यात्रा पहुंच चुकी है, जिससे तमाम लाभार्थी खुद को जोड़ रहे हैं और एक बार फिर सीएम योगी ने इसे और सफल बनाने का मंत्र दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जिस उत्तर प्रदेश में जीत को 2024 की सफलता का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है, वहां बीजेपी मिशन 80 यानी सभी 80 संसदीय सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। गांव-गांव, वार्ड-वार्ड में संगठन को सक्रिय कर विकसित भारत संकल्प यात्रा के सहारे घर-घर दस्तक दी जा रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता करीब 40,000 गांवों तक पहुंच चुके हैं। दरअसल सीएम योगी ने आज लाभार्थियों से संवाद किया। जेपी नड्डा भी संकल्प यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लाभकारी योजनाओं का संदेश दे रहे हैं। इस अभियान में सटीक रणनीति के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने इस आयोजन को इतना वृहद बना दिया है कि ये चुनाव से पहले सबसे महत्वपूर्ण जनसंपर्क अभियान की शक्ल ले चुका है। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी बीजेपी के लिए बड़ी हैं। ऐसे में सीएम योगी खुद लाभार्थी वर्ग तक संदेश पहुंचा रहे हैं और उन्हीं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है। और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है, उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ एक जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोलें कि हां मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए उन लोगों के बीच पहुंच रही है जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बीजेपी के लिए ये वो वर्ग है
जिसका न जाति से न धर्म से कोई लेना देना है, क्योंकि इस वर्ग को विश्वास सिर्फ मोदी सरकार में हो रहे विकास पर है, जिससे संपर्क साधने के लिए अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों और गांवों तक अभियान चलाया जा रहा है और जेपी नड्डा भी संदेश दे चुके हैं। हमारे देश में किसान तीव्र गति से आगे बढ़े, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए और इसीलिए ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित भाई, हमारे युवा, हमारे किसान, कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। अगर इन सबका सशक्तिकरण होता है तभी देश विकसित होता है, इस संकल्पना को लेकर। मोदी सरकार का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले उन लाभार्थियों से संपर्क साधने का है जो देश हित में अपना योगदान देना चाहते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही योजनाओं के बारे में अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि लाभार्थियों को साधने के लिए यही सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।